हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि आपका हार्ट जो हमेशा बिना रुके बिना थके हमेशा आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके सभी ऑर्गन्स को हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहे और उनसे CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता रहे, इसके लिए हमेशा काम करता रहता है विदाउट एनी ब्रेक। ओके, तो ये किस तरह से ये काम करता है, कैसे ये इंश्योर करता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट 5 से 6 लीटर ब्लड को हर मिनट ऑक्सीजनेट करने में मदद करता है। बच्चों सुना आपने मैंने क्या कहा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो ब्लड का अमाउंट है वो होता है लगभग 5 से 6 लीटर। ओके, यानी आपके पास आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जैसे आपके पास 1 लीटर की कोई बॉटल होगी तो आप इमेजिन करो ऐसी 5 बॉटल्स में आपने पानी भर लिया है, इतना ब्लड 5 से 6 बॉटल्स में इतना ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अब इस ब्लड को, इस इतने सारे ब्लड को हमारा हार्ट एवरी मिनट क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देता है। यानी ऑर्गन से ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स को CO2 देकर O2 लेता है, फिर दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट से फिर बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाता है। तो हमारे हर ऑर्गन को भाई जब हार्ट बीट कर रहा है यानी एक बार धड़क रहा है, एक बार स्ट्रोक मार रहा है, तब तो पूरा 5 लीटर ब्लड नहीं आया ना हार्ट में, तो वो तो हम पढ़ेंगे आगे। 70 ml ब्लड जनरली एक बार में हार्ट पंप करता है और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स पंप करता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हम सीखेंगे कैसे, तो पूरा 5 से 6 लीटर ब्लड, लगभग 5 लीटर अगर माने तो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है इस डबल सर्कुलेशन से। ओके, तो कैसे हार्ट इस इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को, इतने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, वो हमें इस टॉपिक में समझना है, दैट इज कार्डियक साइकिल। ठीक है, डायग्राम पर हम अभी आएंगे, पहले हम NCERT के थ्रू पढ़ेंगे कि भाई बेसिकली कार्डियक साइकिल है क्या। अच्छा, इससे भी पहले एक और चीज़, हमने कल कार्डियक हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एकदम अच्छे से हार्ट के चारों चैम्बर्स पता हो, किस चैम्बर में कौन सी वेन खुल रही है, किस चैम्बर से कौन सी आर्टरी निकल रही है, कहाँ कौन से वॉल्व्स हैं, ये सब अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ओके, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी से वो लेक्चर मिस हो गया लास्ट सेशन तो पहले वो देखो, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो कार्डियक साइकिल को समझने से पहले एक बार हम हार्ट के स्ट्रक्चर को ज़रा रिवाइज कर लें। और ये डायग्राम मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो फीटल हार्ट है और न्यूबॉर्न हार्ट है उसमें एक फ़र्क होता है। बताया था आपको कि भाई जो हमारा फीटल हार्ट है ना, उसमें मतलब फीटल स्टेज में लंग्स तो हमारे फंक्शनल है नहीं। भाई जब फीटस मदर के अंदर ग्रो कर रहा होता है तब कभी भी वो ऐसे सांस नहीं लेता बच्चों, लंग्स के अंदर एयर आ रही है बाहर निकल रही है, नेवर। वो तो एक बंद सैक में है, एमनियोटिक सैक में है, तो वो कहाँ से सांस लेगा, ब्रीदिंग नहीं करता है। पहली ब्रीथ बच्चा कब करता है, जब बाहर आता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो अंदर ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, प्लेसेंटा। तो हार्ट अननेसेसरी पूरे के पूरे ब्लड को लंग्स की तरफ भेजे, फिर लंग्स से घूमकर ब्लड वापस आए और फिर पंप करे, क्या फ़ायदा। लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन ही नहीं हो रहा है, वो तो प्लेसेंटा में हो रहा है। तो इसलिए फीटल हार्ट में नेचर ने क्या किया हुआ है कि जैसे ही ये कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम, बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग बनाई हुई है। इमेजिन करो दोनों चैम्बर्स के बीच में जैसे 2 रूम है, दोनों रूम की कॉमन दीवार पर एक विंडो है, वो हमने खोल दी है। तो इस रूम का पानी यानी इस चेंबर का ब्लड इस चेंबर में आराम से आ सकता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इधर आया है वो डायरेक्टली इस एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह जो ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आया वो आपको पता है पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स की तरफ जाएगा। तो अननेसेसरी वो लंग्स में क्यों जाए, इसलिए पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा के बीच में जंक्शन दिख रहा है आपको, डक्टस आर्टीरियोसस, एक डक्ट जो दोनों एओर्टास को जोड़ रही है वो प्रेजेंट होता है, जिससे अगेन ब्लड का बाईपास हो जाता है। यानी ब्लड लंग्स की तरफ जाने की जगह मैक्सिमम ब्लड कहाँ आ जाता है, सीधा एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। ठीक है, यानी एक बात और समझ में आई कि आपको कि जो हमारा फीटल हार्ट है उसमें देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, इसलिए इसको पूरा ब्लू कलर से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो ये तो हमारे फीटल हार्ट का स्ट्रक्चर हो। अब जैसे ही बॉर्न होने वाला होता है बेबी, तो उससे पहले पहले नेचर इन दोनों ओपनिंग्स को बंद कर देती है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह उसमें सब भर देती है। तो यहाँ पर जो फोरामेन ओवल था उसकी जगह फोरामेन ओवल बंद हो जाता है और इसका नाम हो जाता है फोसा ओवैलिस। पहले नीट में बहुत पूछे जाते थे ये क्वेश्चंस इन स्ट्रक्चर्स पे, अब कम पूछे जाते हैं। PYQ में आपको दिखे तो आप टिक कर देना। फोसा पहले फोरामेन था यानी छेद था, अब एक डिप्रेशन रह गया उस जगह पर, फोसा ओवैलिस। ठीक है,
ऐसे ही ये जो डक्टस आर्टेरियोसस था, ये जब क्लोज हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब ये डक्ट नहीं रहा, अब ये लिगामेंट की तरह सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया है, दैट्स वाई लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो दोनों बाईपास रूट बंद कर दिए जाते हैं जिससे भाई कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो। और मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस किसी में ये बर्थ डिफेक्ट रह जाए कि फोरामेन ओवल ओपन ही रह जाए, पेटेंट रह जाए, तो फिर उन बच्चों में बोलते हैं कि उनके दिल में छेद है, यानी उनका डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है एंड जिसकी सर्जरी करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको एडिशनली मैंने बताए हैं। अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल पर। तो कार्डियक साइकिल के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें से जो हमारा राइट एट्रियम है वो रिसीव करेगा पूरी बॉडी से ब्लड 2 वेना केवा के थ्रू, दैट इज सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, दोनों यहाँ खुलते हैं, प्लस एक कोरोनरी साइनस भी खुलता है। इससे ये ब्लड को पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, ये क्या है, दिस इज द पल्मोनरी एओर्टा, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। और ये आर्टरी है बट फिर भी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है। देन ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस आ जाता है हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। ये आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स जो कि ब्लड को ला रही हैं। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड फाइनली ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देता है हमारे सिस्टेमिक एओर्टा में, जिससे ये पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो दिस इज आवर सिस्टेमिक एओर्टा, जिसको सिंपली एओर्टा भी कह देते हैं। इस एओर्टा के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था कि एओर्टा कैसे घूमता हुआ जाता है। देखो ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर ये हमारा हार्ट है और यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, हार्ट के पीछे से निकलता है ना, तो एओर्टा ऐसे घूमता है। तो देखो इससे दिख रही है आपको ब्रांचेस जाते हुए, एक ब्रांच निकल रही है जिसकी एक ब्रांच हैंड की तरफ, एक ऊपर ब्रेन की तरफ, कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं इनको, ओके। ऐसे ही दूसरी ब्रांच सीधा ब्रेन की तरफ जा रही है और तीसरी ब्रांच हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है। तो एओर्टा ने सारे इन ऑर्गन्स के लिए इंश्योर कर दिया है कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ओके। फिर ये एओर्टा घूमता हुआ हार्ट के पीछे से जा रहा है, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, और फिर एब्डोमेन से गुजरेगा, जिसमें देखो किडनीज को, लिवर को, स्प्लीन को, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके लिए आर्टेरियल ब्रांचेस देगा। और फाइनली दोनों लेग्स, पेल्विक बोन में इसके लिए एक फोरामेन होता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन, वो आपसे नहीं पूछते, जगह होती है, मतलब वहाँ से होता हुआ दोनों लेग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा ना। अब हमें ये समझना है कि ब्लड को ये सारा काम बहुत ही कम समय में करना है, यू नो। एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जब राइट एट्रियम ने ब्लड को रिसीव किया, वहाँ से ब्लड गया वेंट्रिकल में, वहाँ से गया लंग्स की तरफ, लंग्स से वापस आया एट्रियम में, फिर से गया वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल ने एओर्टा में पंप किया। इस पूरे को एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो एक कार्डियक साइकिल में बच्चों समय लगता है सिर्फ मात्र 0.8 सेकेंड। यानी ये साइकिल को समझाने में भी मुझे, मतलब एक स्टेटमेंट में बोलने में भी मुझको 1 मिनट लगा होगा, बट हार्ट ये पूरा काम सिर्फ 0.8 सेकेंड में कर लेता है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। हमारे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, तब जाके ये पॉसिबल है कि 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल कर सके हमारा हार्ट, तभी पॉसिबल है बच्चों। आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल है, या है ना, 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल है, तो 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल आ जाएंगे एवरेज, ओके। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि हमारा जो हार्ट है ना वो 1 बाय 1 काम नहीं करता। ऐसे नहीं होता कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, फिर वो इसमें जाएगा, फिर लंग्स की तरफ जाएगा, फिर ये दोनों चैम्बर वेट करेंगे कि यही वाला ब्लड जो लंग्स की तरफ जा रहा है ना ये ऑक्सीजनेट हो, फिर हमारे में आए, फिर ये इसमें डाले और फिर उसी ब्लड को एओर्टा में भेजे। नेवर। अगर ऐसा होता तो पॉसिबल ही नहीं है 0.8 सेकेंड में ये साइकिल करना। वो कब पॉसिबल है, जब इवेंट्स ओवरलैप हो रहे हो। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये जो दोनों एट्रियम है हार्ट के, ये दोनों साथ में ब्लड को रिसीव करते हैं। कहेंगे मैम साथ में कैसे, भाई कभी भी ऐसा नहीं होता बच्चों कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स में कैपिलरीज में जो ब्लड है वो पूरा का पूरा खाली हो जाए। ऐसा नहीं है कि लंग से जो ब्लड घूमता हुआ आ रहा है सारा ब्लड एक साथ इस एट्रियम में भर जाएगा। हमेशा कुछ ब्लड धीरे धीरे कैपिलरी से चलेगा, तो धीरे धीरे आएगा। तो जैसे अगर यहाँ पर ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू, यहाँ पर आ रहा है ऑर्गन्स के थ्रू,
तो ऐसा नहीं है कि लंग्स को वेट करना पड़ेगा कि वो इस ब्लड को पहले रिसीव करे और फिर भेजे। लंग्स की कैपिलरीज में भी हमेशा ब्लड रहता है और टिश्यू की कैपिलरीज में भी रहता है, क्योंकि हार्ट में ओवरलैपिंग होती है इवेंट्स की। कैसे? हमारा जो राइट एट्रियम है, अगर ये आपके सामने मेरा हार्ट है, तो जो राइट एट्रियम है वो वेना केवा से ब्लड रिसीव कर रहा है, साइमल्टेनियसली लेफ्ट एट्रियम लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं उनसे ब्लड को रिसीव कर रहा है, यानी दोनों एट्रियम की फिलिंग साथ में होती है। ठीक है, और दोनों एट्रियम अगर साथ में फिल होते हैं तो तुम सोचो कि दोनों एट्रियम के जस्ट नीचे है ना दोनों वेंट्रिकल, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे तो ही ब्लड वेंट्रिकल में आए? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अलॉन्ग आना है ना इसको। तो जब एट्रियम की फिलिंग हो रही है और अगर ये वॉल्व खुले पड़े हुए हैं तो पैसिवली वेंट्रिकल की भी फिलिंग करवा दो, यानी देखा जाए तो हार्ट के चारों चैम्बर्स की फिलिंग एक साथ होती है। इसीलिए 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल करना पॉसिबल है। कैसे होती है, क्या समझाया मैंने? कि दोनों एट्रियम अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल से ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, साथ में रिसीव कर रहे हैं, और जब दोनों रिसीव कर रहे हैं तो पैरेलल दोनों वेंट्रिकल्स भी ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ना वो बंद नहीं है, वो ओपन है, वो खुले पड़े हैं। आराम से वो बोल रहे हैं ब्लड को कि भाई फटाफट फटाफट तुम वेंट्रिकल में जाओ। ठीक है, तो भैया बढ़िया बात है, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। यानी ये जो फर्स्ट स्टेज है कार्डियक साइकिल की, जिसमें चारों चैम्बर्स क्या कर रहे हैं, फिल हो रहे हैं, इस स्टेज को कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। मतलब मैं पहले आपको टर्म बता देती हूँ। दो टर्म्स हम यूज़ करेंगे कार्डियक साइकिल को समझने के लिए। एक टर्म है सिस्टोल और दूसरी टर्म है डायस्टोल। आप यहाँ पर लिख लेना। सिस्टोल वर्ड हम कब यूज़ करेंगे? जब भी चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और डायस्टॉल वर्ड हम कब यूज़ करेंगे? जब भी चैम्बर्स में रिलैक्सेशन होगा। जब चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होंगे तो आप उसे कहोगे डायस्टॉल, और जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप उसे कहोगे सिस्टोल। अब खुद लॉजिक लगाओ कि अगर कोई चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है तो वो कब है? जब उसकी फिलिंग हो रही है। तो रिलैक्सेशन का मतलब होता है, डायस्टॉल का मतलब होता है फिलिंग ऑफ ब्लड, फिलिंग ऑफ चैम्बर्स। चैम्बर्स ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? ब्लड को आगे पंप करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड, कहीं और ब्लड को भेजना है तो। ठीक है ना, इन वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं कह रही हूँ कि सबसे शुरू में हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब चारों रिलैक्स स्टेट में हैं क्या? तो ये इस स्टेज को कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। और जब चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं ना बच्चों, तो हमारे नोडल टिश्यू को कुछ नहीं करना। कल हमने नोडल टिश्यू भी पढ़ा था ना कि हमारे हार्ट में 4 जगह नोडल टिश्यू होता है। एक यहाँ पर ऐसे नोड होती है, एक यहाँ एवी नोड होती है, फिर उससे एवी बंडल निकलता है, फिर एवी बंडल से 2 ब्रांच निकलती हैं, राइट और लेफ्ट, और फिर उनसे पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। पढ़ा था हमने नोडल टिश्यू। तो अभी जब हमारे चारों चैम्बर्स की फिलिंग हो रही है तो ये कोई एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं है। मसल्स को रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहने में क्या एनर्जी खर्च करना, तो ब्लड की फिलिंग हो रही है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन कब होगा देखना। वैसे तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे एट्रियम ब्लड रिसीव करेगा वैसे वैसे पैसिवली ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेकिन डू रिमेंबर कि एट्रियम का थोड़ा सा आप शेप देखो। एट्रियम थोड़ा सा इस तरह का है, तो कुछ ब्लड होता है ना इसके कॉर्नर्स में, यहाँ भी भरा रहता है, और जब तक उसको धक्का नहीं लगाएंगे, जब तक दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो ब्लड नीचे नहीं जा पाएगा। तो बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि 70% जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में वो तो पैसिवली चला जाता है, बट जो रिमेनिंग 30% ब्लड है वो तब नीचे जाएगा जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और उनको कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे के चैम्बर्स में रिमेनिंग 30% ब्लड चला जाए। ठीक है, तो दोनों एट्रियम क्या करते हैं साथ में। अब वो भी ऐसा नहीं कि ये कहेगा भाई पहले तू कर ले बाद में मैं करूँगा, नहीं, दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साथ में फिलिंग कर रहे थे तो साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके लिए उनको सिग्नल मिलना ज़रूरी है। तो सिग्नल के लिए ब्रेन का वेट तो करना नहीं है। पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करती है, और ऐसे नोड से जो सिग्नल्स हैं वो पूरे कार्डियक मस्क्यूलेचर में चले जाते हैं। पूरा कार्डियक मस्क्यूलेचर नहीं, पूरा एट्रियल मस्क्यूलेचर।
दोनों एट्रियम की मसल्स एक यूनिट की तरह काम करती हैं, क्योंकि ऐसे नोड जब सिग्नल देती है तो एक मसल से दूसरे, दूसरे से तीसरे करके दोनों एट्रियम तक ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं एंड दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको पता है ये कितने सेकेंड्स का कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज़ ओनली ऑफ 0.1 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में से सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो मैं यहाँ साथ साथ में स्टेज भी लिखती जाती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी से देखेंगे कार्डियक साइकिल की। अगर हम स्टेजेस देखें, स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, तो वेरी फर्स्ट स्टेज तो मैंने कहा जब चारों चैम्बर्स की फिलिंग हो रही है, दैट इज जॉइंट डायस्टॉल। और अगर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है तो आधे इसके 50% टाइम में तो चारों चैम्बर्स की फिलिंग चल रही होती है बच्चों। 0.4 सेकेंड में चारों फिल हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड आएगा उसमें क्या होगा? दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। और ये मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ कितनी सी देर का होगा? 0.1 सेकेंड का। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड। ठीक है, क्या इसको कहीं और से सिग्नल्स लेने की जरूरत है? नहीं, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ये खुद ही स्टिमुलेट करेगी, खुद ही एट्रियल मसल्स को कहेगी भाई थोड़ा फोर्स लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो, जिससे रिमेनिंग ब्लड कहाँ चला जाए? वेंट्रिकल्स में चला जाए। ठीक है, क्लियर? अब क्या होगा भाई? एट्रियल ने सिस्टोल किया। अच्छा, दोनों ही इन दोनों स्टेजेस के दौरान वॉल्व्स की क्या कंडीशन थी बताओ? जो एवी वॉल्व्स थे वो ओपन थे क्या? एवी वॉल्व किसको बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड को बोलते हैं क्या? तो जब जॉइंट डायस्टॉल चल रहा था तो भी एवी वॉल्व ओपन थे, और जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तब भी दोनों वॉल्व ओपन हैं, बट ऑब्वियस। ठीक है, तो इसका मतलब जब कार्डियक साइकिल ये दोनों स्टेज कर रहा है तो एवी वॉल्व्स तो ओपन है। सेमील्यूनर वॉल्व पे हम बाद में जाएंगे अभी। ओके, अब क्या होगा भाई? अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, दोनों वेंट्रिकल्स ने रिमेनिंग 30% ब्लड भी ले लिया, तो क्या होता है? कुछ समय के लिए, बस थोड़े से पॉइंट सम सेकेंड्स के लिए दोनों एट्रिया खाली हो गए। अब इनके पास नया ब्लड आएगा ना, अभी उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा आ रहा है, वेना केवा भी लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स भी लेकर आ रही हैं। तो ये दोनों एट्रिया सोचेंगे कि यार हम तो अब तो ब्लड नीचे भेज नहीं सकते, अब ऐसा करते हैं थोड़े टाइम के लिए हम दोनों फिलिंग करते हैं अपनी, फिर वापस से वेंट्रिकल्स को भरेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा? उसके लिए क्या होगा कि जैसे ही दोनों एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और रिमेनिंग ब्लड को वेंट्रिकल्स में डाला, तो वेंट्रिकल्स ने भी सोचा कि यार ऐसा करते हैं हम भी तब तक खाली हो लेते, अभी तो वेंट्रिकल फुल हो गए, रिमेनिंग ब्लड भी आ गया है, अब वेंट्रिकल्स को ये ब्लड पंप करना है ना, तो वेंट्रिकल्स के नीचे से तो पाइप जा नहीं रहे कि पैसिवली दोनों वेंट्रिकल से साइमल्टेनियसली ब्लड जाता रहे, एक तरफ से लंग्स में जाता रहे, एक तरफ से बॉडी में जाता रहे। इनके पाइप तो ऊपर से जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, इधर और इधर, तो इनको तो पंप करने के लिए अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब तुम सोचो, अगर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने अपने ऑर्टा में ब्लड को भेजने के लिए, तो सबसे पहले तो ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा, क्योंकि एवी वॉल्व खुले पड़े हैं, तो क्या होगा? ब्लड एट्रिया में वापस चला जाएगा। इतनी मेहनत से एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे भेजा था और वो ब्लड वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा? एवी वॉल्व्स को होना पड़ेगा बंद। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स आर फुल ऑफ ब्लड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, तो सबसे पहला काम, वेंट्रिकल जैसे ही हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो तुरंत जो कॉर्डी टेंडिनी वगैरह स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो तुरंत एवी वॉल्व्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो क्या होगा? दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या हम उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह सकते हैं? तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा ना, तो इसकी बिगिनिंग पर क्या होगा? एट बिगिनिंग क्या होगा? एवी वॉल्व्स क्लोज, एवी वॉल्व्स तुरंत बंद हो जाएंगे, दोनों वॉल्व साथ में। एवी वॉल्व जब भी मैं लिख रही हूँ मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, यानी मीट्रल वॉल्व का एक साथ। ठीक है, तो दोनों वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और अब धीरे धीरे वेंट्रिकल और प्रेशर लगाएंगे। अब जब ये प्रेशर लगाएंगे ना, तो खुलेंगे कौन से वॉल्व? दोनों एओर्टा पे कौन से वॉल्व लगे हुए हैं? एसएलवी वॉल्व। तो लेटर थोड़ा सा लेटर क्या होगा? एसएलवी ओपन। एसएलवी कहाँ प्रेजेंट है? सेमील्यूनर वॉल्व।
पल्मोनरी एओर्टा पे और सिस्टेमिक एओर्टा पे। तो जैसे ही प्रेशर लगेगा, ब्लड जाने की कोशिश करेगा एओर्टा में, तो एसएलवी खुल जाएंगे और वेंट्रिकल फुल स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि ब्लड अपने अपने एओर्टा में चला जाए और अगेन वही चांस है ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो जाए। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरा होगा और वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होने लगेंगे, उससे पहले पहले एसएलवी को बंद होना है, वरना ब्लड वापस नीचे आ जाएगा। ओके, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, एसएलवी ओपन हुआ। एसएलवी के ओपन होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा, रिस्पेक्टिव एओर्टा। ठीक है, आपको कार्डियक साइकिल के ना खुद के नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कहाँ कौन सा इवेंट हो रहा है, अपने वर्ड्स में बनाना और प्रैक्टिकली दिमाग में ध्यान रखना। और जैसे ही ब्लड को रिस्पेक्टिव एओर्टा में पंप करेंगे, इसके लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। ठीक, तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए उसके लिए क्या होगा, एसएलवी क्लोज्ड, एसएलवी बंद हो जाएंगे, वरना ब्लड वापस से नीचे हो जाएगा। और एसएलवी क्लोज होते ही क्या होगा बताओ, एसएलवी क्लोज होते ही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट, वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन की तरफ चले जाएंगे, है ना। और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होने लग गए, वेंट्रिकल रिलैक्स होने लग गए, यानी ये बैक फ्लो तो होगा नहीं ब्लड का, लेकिन अगर वेंट्रिकल रिलैक्स होने लग गए तो इतनी देर में जब ये सारे इवेंट हो रहे थे ना, दोनों एट्रियम में थोड़ा ब्लड आ चुका है, दोनों एट्रियम, एवी वॉल्व तो बंद था तो एट्रियम अच्छे से फिल हो गए, तो इतना ब्लड आ चुका है कि वो प्रेशर लगाने लगेगा नीचे वेंट्रिकल में जाने के लिए, पैसिव फिलिंग के लिए। तो क्या होगा, अब एवी वॉल्व खुल जाएंगे और वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के तुरंत बाद क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट की तरफ जाने लगेंगे, एवी वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन होते ही पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स रीस्टार्ट। पैसिव फिलिंग कब हो रही थी, यहाँ पर जब जॉइंट डायस्टॉल हो रहा था, तो इस दौरान क्या हो रहा था, इस दौरान एट्रियल फिलिंग भी चल रही थी और इस दौरान पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स भी चल रही थी। यस और नो, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स भी चल रही थी। ठीक है, यानी पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल रीस्टार्ट होने का मतलब है वापस से चारों चैम्बर्स कौन सी स्टेट में आ गए, जॉइंट डायस्टॉल में आ गए। आ गया क्या समझ में। और एट्रियल सिस्टोल जब हो रहा था, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड की वजह से, तो यहाँ पर एट्रियल तो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, यानी एट्रियल तो पंप कर रहे थे ब्लड को, लेकिन इस दौरान वेंट्रिकल्स की तो फिलिंग ही चल रही थी, वेंट्रिकल्स की एक्टिव फिलिंग चल रही थी, ऊपर से धक्का मार के ब्लड को नीचे भेजा जा रहा था। ये कितनी परसेंट है, 30%, ये कितनी परसेंट है, 70%। और जब वेंट्रिकल खुद सिस्टोलिक स्टेज में है, उस समय एट्रियम का क्या हो रहा है, इस वक्त पर एट्रियम की वापस फिलिंग चल रही है ना, एट्रियम थोड़ी ना इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक स्टेज में है तो दोनों एट्रियम नया ब्लड रिसीव कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं दोबारा वेंट्रिकल्स को भरने की। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान हमेशा ध्यान रखना, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रियल फिलिंग आकर, एट्रियम की तो फिलिंग हो रही है और वेंट्रिकल्स खाली हो रहे हैं, मतलब सारे इवेंट्स के दौरान दूसरे चैम्बर्स में क्या हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आया क्या कार्डियक साइकिल। एक बार हम इसको साइक्लिक वे में देखें क्या, एनसीईआरटी से पढ़ना फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि मान लो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इन्होंने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है ना, इसको आप एक बार ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये वाला देखो कि यहाँ पर दोनों एट्रियल की भी फिलिंग चल रही है और दोनों वेंट्रिकल्स की भी फिलिंग चल रही है, यानी जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज चल रही है। ठीक है, अब जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों एट्रियम हैं, इन दोनों ने 70% ब्लड तो भेज दिया, 30% ब्लड को भेजने के लिए दोनों ने कॉन्ट्रैक्शन किया, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। नाउ वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, हल्का सा प्रेशर लगाया, तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए सबसे पहले एवी वॉल्व बंद हो गए, कॉर्डी टेंडिन ने उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एवी वॉल्व के बंद होते ही वेंट्रिकल्स ने अपना प्रेशर और बढ़ाया, प्रेशर बढ़ने से ब्लड जब एओर्टा की तरफ जाएगा तो आपको दिख रहे हैं एसएलवी वॉल्व्स खुल गए, ये रहे एसएलवी वॉल्व खुल गए, तो ब्लड अपने अपने एओर्टा में चला गया। जैसे ही ब्लड एओर्टा में गया, उनकी बैक फ्लो ना हो जाए, तुरंत एसएलवी वॉल्व बंद हो गए,
ठीक है। SLV वॉल्व बंद होने का मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया है, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट होते ही SLV तो बंद हो चुके, पर रिलैक्सेशन का मतलब वेंट्रिकल की पैसिव फिलिंग शुरू करो, तो वापस कौन से वॉल्व खुल गए, वापस से AV वॉल्व खुल गए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर लॉजिकली ध्यान रखोगे तो याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे। यानी वापस से चारों चैम्बर कौन सी स्टेज में आ गए, जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, तो ओवरऑल कार्डियक साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 3 इवेंट्स में, जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर। अब हम इसको NCERT से पढ़ लेते हैं। देखो भाई क्या लिखा है। देखो आप ये मत सोचना बच्चों, मैंने बहुत बार देखा है ह्यूमन फिजियो में बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि है ना ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसमें तो है ना हमें समझ में आ गया, सब हमने बढ़िया से नोट्स बना लिए, अब NCERT पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, रीसेंट पैटर्न जो नीट का है उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल से भी ज़्यादा छोटे छोटे, जैसे कल हमने पढ़ा हार्ट के स्ट्रक्चर में थिनर, थिकर, मस्क्यूलर, फाइब्रस, ये सब वर्ड्स थे, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बजाय डीपर कॉन्सेप्ट के। तो इसलिए NCERT तो आपको पढ़नी है, कोई उसका सब्सटीट्यूट नहीं है ना। तो देखें क्या लिखा है, हाउ डज द हार्ट फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और, आपको ये भी समझ में आ गया क्या कि कैसे हार्ट ने 0.8 सेकेंड में सारे इवेंट किए। देखो 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड में सारे हो गए, तीनों को प्लस करो 0.8 आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, ये तो हमने कह दिया कि ऐसे नोड ने जब सिग्नल दिया तो एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो बाकी के नोडल टिश्यू का क्या काम है, ये सब क्यों बनाया नेचर ने। तो भाई जैसे ही ऐसे नोड सिग्नल देती है ना, तो सिग्नल्स AV नोड को मिल जाते हैं, और एट्रियल सिस्टोल के बाद कौन सी स्टेज आनी है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या करना है, पूरी वेंट्रिकल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो इनको भी तो सिग्नल चाहिए। तो ऐसे नोड ने जो सिग्नल AV नोड को पहुंचाए हैं, AV नोड से होते हुए AV बंडल, ब्रांचेज और पुर्किंजे फाइबर्स तक ये सिग्नल फैल जाते हैं, और इसकी वजह से पूरा वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर कॉन्ट्रैक्शन करता है फॉर 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आया। तो यहाँ पर आप लिख लो कि कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू stimulation of AV node and bundles plus fibers। ठीक है, डन, बढ़े आगे। ओके, नाउ अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सो हाउ डज द हार्ट फंक्शन। Let us take a look. To begin with, all the 4 chambers of heart are in relaxed state. That is, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, जॉइंट डायस्टॉल, जो कि कितने टाइम के लिए होगा, यहीं पर लिख लेना 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, क्या होगा इस स्टेज में, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। जब जॉइंट डायस्टोल है तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है AV वॉल्व्स ओपन है, और ये भी लिख लेते हैं इस दौरान सेमील्यूनर वॉल्व्स कैसे हैं, सेमील्यूनर वॉल्व तो क्लोज पड़े हैं, वो तो सिर्फ तब खुलते हैं जब वेंट्रिकल्स को ब्लड एयोर्टा में पंप करना है, बाकी टाइम ये क्लोज रहते हैं। AV वॉल्व मेनली टाइम ओपन रहते हैं जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है, सिर्फ तब क्लोज रहते हैं। ठीक है, सो आज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जिनको हम कलेक्टिवली क्या लिखा है हमने हमारे पूरे नोट्स में, इन दोनों वॉल्व्स को मिलाकर हमने लिखा है AV वॉल्व्स, are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right atrium respectively। ठीक है, into the, just a minute, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है ब्लड, बट किसके थ्रू होते हुए जा रहा है, एट्रिया के थ्रू होते हुए। यानी ये स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, नीट में आएगा तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे अभी हम हुए कि भाई यहाँ पर लिखा है फ्लो इनटू द वेंट्रिकल कैसे, बट हमने आगे पढ़ा ही नहीं, आगे लिखा है थ्रू द एट्रिया। ठीक है, तो यस, यहाँ पर इनकी भी फिलिंग चल रही है और इनकी भी फिलिंग चल रही है। ओके, नाउ इस स्टेज में सेमील्यूनर वॉल्व्स की क्या कंडीशन है, सेमील्यूनर वॉल्व्स पड़े हैं बंद, उनके खुलने का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अब जैसे ही जॉइंट डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, ये इन्होंने पूरा समझा दिया जॉइंट डायस्टोल को। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट स्टेज शुरू करनी है एट्रियल सिस्टोल, तो वो कब होगी, जब ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगी। सो ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसकी वजह से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अभी तक वेंट्रिकल्स की फिलिंग नहीं हो रही थी, फिलिंग तो अभी भी हो रही थी, पैसिव फिलिंग हो रही थी। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा बाय अबाउट 30%। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल। अब एक्शन पोटेंशियल को भेजना है वेंट्रिकल्स पे, जिससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो सके, तो वो कब होगा, वो होगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई बाय AV नोड, AV बंडल,
पुरकिंजे फाइबर पूरा, बंडल ऑफ हेयर्स सब मिला लेंगे। जब इनके पास सिग्नल पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर स्टिमुलेट होगा, विच कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि थर्ड स्टेज आ जाएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तीनों का ड्यूरेशन हमें पता है, वो 0.4 सेकेंड के लिए है, ये 0.1 सेकेंड के लिए है और ये 0.3 सेकेंड के लिए। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे कार्डियक साइकिल में आधे 50% टाइम के लिए तो चारों चैम्बर्स रिलैक्स रहते हैं और 50% टाइम में भी 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा वाले टाइम पर दोनों अपोजिट रहते हैं, यानी जिस 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल रिलैक्स पड़े हैं, और जिस 0.3 सेकेंड पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस 0.3 सेकेंड के लिए एट्रियल रिलैक्स पड़े। ठीक है, सो द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, लिखा है ना, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है तो एट्रिया डायस्टोलिक स्टेज में पड़े हुए हैं। ओके, यानी एक तरह से देखा जाए तो 0.4 सेकेंड के लिए तो जॉइंट डायस्टोल में रिलैक्स है एट्रिया, और 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ पर रिलैक्स है एट्रिया। तो 0.8 सेकेंड में से कितने समय के लिए एट्रिया रिलैक्सेशन में पड़े रहते हैं, 0.7 सेकेंड्स के लिए। सिर्फ 0.1 सेकेंड में एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह अगर हम वेंट्रिकल्स में देखें तो वेंट्रिकल्स पूरे कार्डियक साइकिल में कितनी देर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, 0.3, तो बाकी के 0.5 सेकेंड्स में 0.4 तो जॉइंट डायस्टोल का और 0.1 एट्रियल सिस्टोल का, वो भी क्या पड़े रहते हैं, रिलैक्स पड़े रहते हैं। तो बाई चांस, वैसे तो आपसे नहीं पूछेंगे बट बाई चांस अगर आपसे इंडिविजुअली पूछ लें कि भाई कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल का टाइम बताओ और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम बताओ। वैसे तो ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं मैक्सिमम टाइम, बट फिर भी एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। कैसे, 0.4 तो जॉइंट वाला और 0.3 ये वाला। ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड्स का और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है, 0.5 सेकेंड का, जिसमें 0.4 तो है जॉइंट वाला और 0.1 ये वाला। आ गई बात समझ में, ये जॉइंट वाला, ये वाला, ये जॉइंट वाला और ये एट्रियल सिस्टोल। ठीक, डन, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझ के पढ़ोगे तो। ओके, नाउ इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या हुआ, इसको और एक्सप्लेन किया है आगे कि दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, कहीं इस प्रेशर की वजह से ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, सो इट कॉज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। एवी वॉल्व हो गए हैं बंद, जिससे कि ब्लड का बैकफ्लो एट्रिया में ना हो। फर्दर प्रेशर बढ़ा, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर फर्दर इंक्रीजेस। सेमील्यूनर वॉल्व हो गए हैं ओपन, सेमील्यूनर वॉल्व हो गए हैं ओपन। कहाँ पर हैं ये, पल्मोनरी आर्टरी पे भी हैं और एओर्टा पे भी हैं, दोनों पर हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी लिखा है हर जगह एनसीईआरटी में, बट डू रिमेंबर इसको पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो वेंट्रिकल्स में है वो फ्लो करके कहाँ चला गया, इन दोनों वेसल्स में। ठीक है, जैसे ही ब्लड की पंपिंग हो गई यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ओवर। नाउ अब वेंट्रिकल्स को वापस रिलैक्सेशन, ऊपर वाले तो दोनों चैम्बर रिलैक्स में पड़े ही हैं, इनको भी रिलैक्स होकर जॉइंट डायस्टोल लाना है। सो द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। और जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल होगा तो कहीं ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, सो सेमील्यूनर वॉल्व तो हो जाएंगे बंद टू प्रिवेंट द बैकफ्लो। एंड एज द प्रेशर फर्दर डिक्लाइंस, कौन से वॉल्व ओपन हो जाएंगे फिलिंग के लिए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन। ठीक है क्या, क्यों ओपन हुए, क्योंकि ऊपर से एट्रिया में जो ब्लड है उसने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि क्या हो, वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग स्टार्ट हो जाए। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली, दिस इज द पैसिव फिलिंग टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स, दैट इज जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज। वापस से जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज आ गया। जैसे ही वापस से चारों की फिलिंग हो जाएगी, ऐसे नोड फिर से स्टिमुलेट होगी, नया पोटेंशियल जनरेट करेगी एंड द इवेंट्स आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और ये प्रोसेस कभी भी रेस्ट नहीं करता, जब से आपकी लाइफ है तब से डेथ तक, ये हमेशा, इवन लाइफ क्या, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तभी से हार्ट पंपिंग शुरू हो जाती है और डेथ तक हार्ट की ये पंपिंग चलती रहती है, इतने ब्यूटीफुली, इतने रेगुलेटेड मैनर में कि इवेंट्स हर 0.8 सेकेंड में सारे इवेंट रिपीट होते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया कार्डियक साइकिल अच्छे से। अब थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन और देख लेते हैं हम। द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। उन्होंने लास्ट में डिफाइन किया है, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच आर साइक्लिकली रिपीटेड आर द कार्डियक साइकिल, जिसमें सिस्टोल आता है, डायस्टोल आता है, दोनों चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स का। एज मैंशनड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज मेनी कार्डियक साइकिल होंगे 1 मिनट में, क्योंकि भाई 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट का मतलब समझते हो, हार्ट बीट का मतलब हमारे वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर ये काम 72 बार हो रहा है तो 1 मिनट में बहुत सारे कार्डियक साइकिल हो रहे हैं। वो कितने हैं? वो भी 72 ही हैं। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज जस्ट 0.8 सेकेंड। ये कैलकुलेटेड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, हमारा जो वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल अलग अलग, जैसे आप इसको ऐसे याद रखो कि जैसे क्रिकेट से एक स्ट्रोक मारते हैं ना, किसी भी चीज़ से, हॉकी का एक स्ट्रोक मारते हैं बॉल को आगे भेजने के लिए, बिल्कुल वैसे जब हमारे दोनों वेंट्रिकल एक स्ट्रोक मारते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना कितना ब्लड अपने एओर्टा में भेजते हैं? 70 ml ये और 70 ml ये, मिलाकर नहीं, 70 ml ब्लड ये और 70 ml ये। बट यूं मत समझना कि हमारा वेंट्रिकल बस इतना ही है कि उसमें 70 ml ब्लड ही आ सकता है। जब ज़रूरत हो तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, एथलीट्स वगैरह में बढ़ जाता है, ठीक है, या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। बट यस, नॉर्मली जब हम नॉर्मल स्टेट में काम कर रहे हैं तो हमारे दोनों वेंट्रिकल एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड को पंप करते हैं, और इसी 70 ml को, इसी 70 ml को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन हुआ, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे ईच वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे सोचते हैं दोनों वेंट्रिकल मिला के, या फिर एनसीईआरटी नीट में क्या करेगा, एनटी लिख देगा बोथ वेंट्रिकल्स एंड ईच वेंट्रिकल, और आपने जल्दीबाजी में डेफिनेशन पढ़ के टिक कर दिया, घर आके देखा तो आप बोथ वाला टिक कर आए। तो ये गलतियाँ मत करना, इन्हीं को सिली मिस्टेक कहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है कि भाई एक बीट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, हाँ, ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ब्लड इन अ बीट, एक बीट में। तो मुझे निकालना है ईच वेंट्रिकल पंप हाउ मच ब्लड इन 72 बीट्स, क्योंकि मुझे 1 मिनट में देखना है, 1 मिनट में 72 बीट्स होती है। तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? इसको निकालने के लिए 70 × 72 कर दूं, यानी मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है हार्ट रेट से। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आ रहा होगा 5040 ml। ml में लूँ ना मैं, क्योंकि ये 70 ml है और ये पर मिनट है, तो 5040 ml पर मिनट। तो क्या 5000 ml लगभग 5 लीटर होता है? तो दिस इज़ 5 लीटर पर मिनट। हो गया क्या? तो 1 मिनट में पूरे 5 बॉटल्स ब्लड, 5 लीटर ब्लड आपके हार्ट के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है, लंग से होता हुआ ऑर्गन्स में, मतलब लंग से होता हुआ हार्ट में, फिर ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। और इसी को कहते हैं बच्चों कार्डियक आउटपुट। ये आपके हार्ट के काम करने की एफिशिएंसी है। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। बट डू रिमेंबर ये कांस्टेंट नहीं है, ना हार्ट रेट कांस्टेंट है, ना स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट है। सभी वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज कैन बी ऑल्टर्ड, डिपेंड करता है। वही भागेंगे, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बढ़ जाता है ना, हाँफने लग जाते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल ज़रूरत है तो ब्लड, वेंट्रिकल ज़्यादा ब्लड रिसीव करेंगे, एक बार में ज़्यादा पंप करेंगे, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, इसको कैसे डिफाइन किया एनसीईआरटी में? द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined. कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? The cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. Each ventricle per minute. क्योंकि हमने पूरी कैलकुलेशन each ventricle से की है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों वेंट्रिकल मिलाकर 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहे हैं। पूरा 5 लीटर ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और पूरा 5 लीटर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाता है, ठीक है। सोचने में कितनी इम्प्रैक्टिकल सी बातें लग रही हैं, बट ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। एंड इट इज़ एवरेज 5000 ml।
यानी कि 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तीनों वेरिएबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर। बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करो उससे हेल्दी रहोगे, क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी एथलीट का कार्डियक आउटपुट देखें ना तो वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने से अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होने का मतलब है कि 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल पूरा 6 लीटर ब्लड घुमा देगा, या 6 लीटर 7 लीटर, मतलब नॉर्मल पर्सन की बॉडी में अगर 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है तो एक एथलीट में 1 मिनट में 7 लीटर ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। ये तो अच्छी बात है, और जल्दी जल्दी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलेगी, पर मिनट से भी कम समय में मिल जाएगी, है ना। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, तुम ये मत समझ लेना कि अगर हम कह रहे हैं कि एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है तो हमको लगेगा यार स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट भी ज़्यादा होती होंगी। नहीं, एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है बट हार्ट रेट हमेशा कम होती है। तुमने सुना होगा कि हार्ट रेट कम होना एक हेल्दी हार्ट की निशानी है ना। हमेशा ध्यान रखना कि लेस हार्ट रेट, मतलब कम होने का मतलब ये भी नहीं है कि इतनी कम हो गई कि पर्सन का हार्ट धड़क ही नहीं रहा, ठीक है, बट कंपैरेटिवली जैसे मान लो 60 पर मिनट, अगर किसी की 72 की जगह 60 पर मिनट हार्ट रेट है तो इट इंडिकेट हेल्दी हार्ट। तुम कहोगे मैम ये क्यों हो गया भाई? सीधी सी बात है, तुम सोचो ना, क्योंकि अगर हार्ट रेट कम है मतलब उस पर्सन का हार्ट 1 मिनट में 60 बार ही काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, वो 60 बार काम करके स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा के काम कर रहा है, हर बार थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम पंप कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसके ऑर्गन्स का, उसके हार्ट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा ही है। इसके कम होने से वैल्यू कम नहीं हुई, इसने कम हुआ, इसने इतना बढ़ा लिया कि ये वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ गई। तो एक एथलीट में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बट हार्ट रेट कम होती है। तुम डेली एक्सरसाइज अगर करोगे, डेली मतलब डेली, ऐसा नहीं आज मैम ने कहा 10 दिन कर लेते हैं फिर 11वें दिन वापस वही ढीले हाल हो जाते हैं ना, ऐसे ही होता है नॉर्मली इन चीज़ों में, जब तक कोई कंपल्शन नहीं होता हमारे ऊपर चीज़ों का। तो अगर डेली आप एफर्ट्स करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट भी हेल्दी हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। हाँ, एक छोटी सी लाइन और रह गई है, वो और देख लेते हैं कि ये जो हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा ना बच्चों, सॉरी साउंड्स नहीं, वॉल्व्स के बारे में पढ़ा कि कब वॉल्व खुलते हैं कब बंद होते हैं, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, तुम सबको पता ही हुआ, तो तुम्हारा ड्रीम है भाई स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप लगाना, वाइट कोट पहनना। तो ये स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर क्या सुनते हैं? डॉक्टर बोलते हैं ना हम दिल की धड़कन सुन रहे हैं, तो वो एक्चुअली में धड़कन क्या, वो एक्चुअली में धक धक साउंड यानी कि लब डब साउंड सुन रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज लब एंड डब साउंड, इसका मीनिंग क्या है, कौन से साउंड्स हैं ये? तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान वॉल्व्स खुलते हैं बंद होते हैं, एवी वॉल्व साथ में खुल रहे हैं साथ में बंद हो रहे हैं, एसएलवी वॉल्व भी साथ में खुल रहे हैं साथ में बंद हो रहे हैं। तो जब भी कभी वॉल्व खुलते हैं, तुम अपने रूम का दरवाज़ा खोल के देखो, अब बंद करके देखो, तो बंद करेगा तो फ्लैप टकराएगा ना, तो आवाज़ कब आएगी? जब दरवाज़ा खुलेगा या जब दरवाज़ा बंद होगा? बंद होगा। वो चू चू की आवाज़ नहीं कह रही मैं, तो खुलने में भी आ सकती है, ठीक है, ऐसे टकराने वाली ढप वाली आवाज़, ठीक है। तो जब हमारे वॉल्व्स बंद होते हैं तब हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक हार्ट साउंड तो कब प्रोड्यूस होगी? जब एवी वॉल्व बंद होंगे, और दूसरा हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब सेमील्यूनर वॉल्व बंद होंगे। तो आप मुझे बताओ एवी वॉल्व कब बंद हुए थे? याद करो, जैसे ही वेंट्रिकल ने हल्का सा सिस्टोल स्टार्ट किया था टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एवी वॉल्व बंद हुए थे। दैट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल two prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope. The first heart sound, जिसको scientifically कहा जाता है लब, वो कब होती है? with the closure of tricuspid and bicuspid valve, यानी simply closure of AV valves. और AV valves कब close होंगे? just at the beginning of ventricular systole. ठीक है, क्लियर। एंड दूसरा हार्ट साउंड कब आएगा बताओ? जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे। सेमील्यूनर वॉल्व कब क्लोज होंगे? वेंट्रिकल अपना सिस्टोल करके ब्लड को पंप कर चुके हैं। अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे, कहीं ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, तो तुरंत एवी वॉल्व को बंद होना है, तो सॉरी एसएलवी को बंद होना है। तो सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व। तो डब कब आएगा? क्लोजर ऑफ एसएलवी, ठीक है। और ये कब होगा? जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, रटना नहीं है, रटने से कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड बोथ साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। हमें तो नहीं, बट डॉक्टर्स को विद द टाइम, विद एक्सपीरियंस, अगर इन साउंड्स में कुछ भी, अगर मान लो हार्ट रेट बढ़ गई है, कम हो गई है, तो साउंड्स का जो ड्यूरेशन है वो फील हो जाता है। या कई बार कुछ मीट्रल वॉल्व वगैरह में डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें है ना इन वॉल्व्स का प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता, तो खरखराहट सी, ब्लड के फ्लो में कुछ डिफरेंसेस होते हैं साउंड्स में, वो सुनाई देते हैं, जिससे वो डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ यार शायद हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो फर्दर टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो येस, दीज हार्ट साउंड्स हैव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ओके, डन। तो ये हो गया बच्चों आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम इन कार्डियक साइकिल के इवेंट्स को ईसीजी से कोरिलेट करेंगे कि कैसे इन कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड करने के लिए, इसके इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इनोवेट की गई, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बट आज प्रॉमिस करो जो कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा है खुद से, चाहे रफली चाहे फेयर में, पूरा एक फ्लो चार्ट में बनाओगे उसके इवेंट्स को, तीनों इवेंट्स, मेन जो इवेंट है किस इवेंट में क्या क्या हो रहा है ना, डायग्रामेटिकली वॉल्स को कैसे हो रहा है, ये जो कैलकुलेशन बताई मैंने, ये सब खुद से करके लिख कर प्रैक्टिस करोगे, और हो सके तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज ही निपटा लेना। ठीक है, चलो गुड बाय।